हेलो विद्यार्थियों, आपकी अपने ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं आज। और फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे कोटा विश्वविद्यालय कोटा में बीए सेमेस्टर फर्स्ट में जिनके ज्योग्राफी है उनके भी ये सब्जेक्ट चलती है। और आने वाले जो इस सब्जेक्ट से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो बीए फर्स्ट से आने वाले एग्ज़ाम जो अभी मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप ज़रा ध्यान से समझने पर ज़्यादा ध्यान देना, डायग्राम से समझते हुए चलेंगे और आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो इस प्रकार से पिछली क्लासों में भी अपन ने एक तारक सिद्धांत के रूप में पढ़ा है। लाप्लास का जो परिकल्पना है पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे उसी पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत को द्वितारक सिद्धांत के रूप में। पहले पढ़ा था अपन ने एक तारक सिद्धांत के रूप में। एक तारक सिद्धांत का मतलब यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मिलकर के हुई है, एक तारे के द्वारा ही हुई है। और द्वितारक का मतलब यानी कि दो तारों से मिलकर के और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसको द्वितारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो जेम्स जीन्स जो ब्रिटिश भौगोलिकवेता है, इन्होंने सबसे पहले द्वितारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ लिख देता हूँ, द्वितारक सिद्धांत। ठीक है, तो ये ज्वारीय परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार आता है ना, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार आता है। ज्वार के समय यानी कि समुद्र का पानी तटीय भागों की ओर आगे की ओर बढ़ जाता है, उसको ज्वार बोलते हैं। और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाता है, उसको भाटा बोलते हैं, ज्वार भाटा। ठीक, तो उसी के आधार पर लेकर के इन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया है। इसलिए इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स या फेब्रे का ज्वारीय परिकल्पना या ज्वारीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्यूशन में एक भी चीज को नहीं छोड़ना है, छोटी से छोटी चीज भी अपने को पढ़ना है। ठीक, चलो द्वितारक सिद्धांत में इनका इस प्रकार से इन्होंने इस सिद्धांत को जेम्स जीन्स ने इस सिद्धांत को सन 1916 में लागू किया। कब किया था? सन 1916 में। और ये ब्रिटिश भौगोलिकवेता है, ब्रिटिश भौगोलिकवेता है। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ब्रिटिश भौगोलिकवेता है। सन 1916 में इन्होंने इस द्वितारक सिद्धांत को लागू किया कि द्वितारक का मतलब यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मिलकर के हुई है। इसके बाद फेब्रे महोदय ने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन करके सन 1926 में ये ज्वारीय परिकल्पना लागू की। ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत लागू किया। इनका इस प्रकार से मानना है कि सबसे पहले जो ब्रह्मांड में सूर्य अपनी स्थिति में चमकता रहता है। सूर्य प्रारंभ में ब्रह्मांड में सूर्य अपनी स्थिति में चमकता रहता है। ठीक है, और ये एक तरह से आग के गोले के समान है।
गैसीय रूप है और आग के गोले के समान है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना। प्रारंभ में सूर्य एक आग के गोले के समान अपने संपूर्ण ब्रह्मांड में चमकता रहता है और हजारों वर्षों बाद इस सूर्य से कई गुना बड़ी एक निहारिका इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई इसके समीप से गुजरती है। उसका परिपथ इस प्रकार है, इसका परिपथ इस प्रकार के परिपथ है और ये एक तरह से निहारिका है। ये निहारिका इसके परिपथ से गुजरती है और ज्यों ही मतलब ये आगे बढ़ती हुई चली गई, ये इस सूर्य से कई गुना बड़ी आयतन और इसका घनत्व कई गुना बड़ा है। प्रारंभ में सूर्य तप्त गैस के गोले के रूप में चमकता रहता है। ठीक है। कालांतर में हजारों वर्षों बाद इससे कई गुना बड़ी आयतन में और घनत्व में आयतन व घनत्व में सूर्य से कई गुना बड़ी निहारिका इसके समीप से गुजरती है। इसके समीप से गुजरती है। ठीक है। इसके समीप से गुजरती है। उसका जो परिपथ है वह अर्धचंद्राकार या अर्ध दीर्घवृत्ताकार आकृति में होने के कारण इससे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, निहारिका का परिपथ दीर्घ वृत्ताकार होने के कारण गुरुत्व बल में अंतर आया। यानी कि इसके जो इसके समीप आती गई वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक बढ़ने लगा और इसके समीप मान लो यहाँ पर आई तो यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक बढ़ा और अधिक बढ़ने जो इसके समीप आती गई वैसे वैसे इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक बढ़ने के कारण इसके केंद्रीय भाग से एक सिगार की आकृति में इस प्रकार से सिगार की आकृति में तप्त गैस का जो पदार्थ है वह इससे बाहर निकलता है। और समझो ब्रह्मांड में सूर्य अपनी स्थिति में चमकता रहता है और
कालांतर में हजारों वर्षों बाद इसी ब्रह्मांड में एक सूर्य से भी कई गुना बड़ी एक निहारिका चमकती रहती है। तो हजारों वर्षों बाद इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई इसके समीप आती है, और इसके समीप आने के कारण इसका घनत्व और आयतन अधिक होने के कारण सूर्य से इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक था, और अधिक बल होने के कारण ये जो इसके समीप से आई, इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें से तप्त गैस के पदार्थ बाहर निकलने लगे, और इसके अपकेंद्रीय बल से इसके जो पदार्थ तप्त गैस के रूप में बाहर निकला, इसको सिगार की आकृति में बाहर निकला। जो जो ये आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये सिगार वाला जो भाग है वह इससे अलग हो गया। अलग होने पर ये अपने परिपथ पर आगे जा चुकी थी, ये अपने परिपथ से आगे जा चुकी थी, और आगे जाने पर इसका अपकेंद्रीय बल और इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों समाप्त हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। अब अपकेंद्रीय बल होने के कारण ये वाला जो शिकार है वह न तो वापिस सूर्य में आ पाया, और गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाने के कारण इस निहारिका का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाने के कारण ये अलग निकला हुआ पदार्थ इसमें मिल नहीं पाया। आगे समझे? तो सूर्य से निकलने वाला जो शिगार वाला पदार्थ है वह न तो इस निहारिका में मिल पाया और न वापस सूर्य में मिल पाया, और इसके अलग अलग 9 भाग हो गए, और 9 भाग होकर इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ठीक है, इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, और वे कालांतर में अलग एक मुख्य ग्रह के रूप में रूपांतरित हो गए। जो मध्य वाला भाग में बना था, इसमें पदार्थों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी आकृति सबसे अधिक थी, और इसके किनारे वाले भागों में, दोनों तरफ के किनारे वाले भागों से बनने वाला जो ग्रह थे उनकी आकृति कम थी, छोटी थी। क्यों? क्योंकि उनमें पदार्थों की संख्या कम थी। ठीक, तो और जो इन पदार्थों से बनने वाले ग्रह थे, उन ग्रहों से कुछ टुकड़े बाहर निकले, वे उपग्रह के रूप में बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से निहारिका का परिपथ दीर्घवृत्ताकार होने के कारण अंतर आया। अंतर आने से निहारिका के गुरुत्व बल से अलग होने वाला तप्त गैसीय भाग शिगार की आकृति में निकलता है। ठीक है, शिगार की आकृति में बाहर निकला,
निहारिका अपने परिपथ में अधिक आगे निकल जाने के कारण सूर्य का अपकेंद्रीय बल तथा निहारिका का गुरुत्व बल समाप्त हो गया। ठीक है, जब ये अपने परिपथ में चक्कर लगाती हुई इसके अधिक दूरी पर चली जाती है, समीप होने पर तो बल अधिक लगा, जिससे ये फिलामेंटा शिकार के आकृति में इससे अलग हो गया गुरुत्व बल के कारण। अलग होने पर ये चक्कर लगाती हुई अपने परिपथ में अधिक दूरी पर चली जाती है। अधिक दूरी पर चले जाने पर इसका जो लगने वाला गुरुत्व बल था वो बंद हो गया, और सूर्य के केंद्र से बाहर की ओर फेंकने वाला जो बल था, जिसको क्या बोलते हैं अपकेंद्रीय, वह बल भी समाप्त हो गया, जिसके कारण ये शिकार का जो पदार्थ है वह न तो इस निहारिका में मिल पाए और न वापिस सूर्य में मिल पाए। ठीक है, और इसी के 9 भाग होकर के गोलाकृति में बन करके और इसी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ठीक है, आगे देखो, सूर्य का अपकेंद्रीय बल तथा निहारिका का गुरुत्व बल समाप्त हो गया, जिससे वह न तो सूर्य में और न निहारिका में मिल पाया, और इसके 9 भाग होकर ग्रहों के रूप में सूर्य के चक्र लगाने लगे। ठीक है, ठंडे होकर, और जो छोटे भाग थे वे उपग्रह बन गए। इसके मध्य भाग में पदार्थों की संख्या अधिक होने के कारण इसके मध्य भाग में पदार्थों की संख्या अधिक होने के कारण बड़ा ग्रह बृहस्पति बना,
और दोनों किनारों पर छोटे ग्रह व उपग्रह बने, जिनमें से पृथ्वी भी एक सदस्य है। ठीक है, देखो इस प्रकार से। और समझो कि ब्रह्मांड में सबसे पहले सूर्य आपके गोले के समान चमकता हुआ ब्रह्मांड में चमक रहा है। हजारों वर्षों बाद में इसी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार परिपथ में घूमती हुई इससे भी कई गुना बड़ी निहारिका इसके चारों ओर चक्कर लगाती हुई आती है। तो दीर्घ वृत्ताकार आकृति में होने के कारण जो जो इसकी समीपता बढ़ती गई, जो जो इसके पास आती गई, वैसे वैसे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य से कई गुना अधिक होने के कारण आकर्षण इसकी ओर बढ़ता है और उसके समीप आने पर इस तरीके से एक फिलामेंटा के रूप में तप्त गैस का सिगार की आकृति में पदार्थ इससे आकर्षित होकर बाहर निकलता है। बाहर जैसे निकला वे अपने परिपथ में गुजरती भी अधिक दूरी पर जा चुकी थी। अधिक दूरी पर जाने के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण कम हो गई और इसका अपकेंद्रीय बल भी कम हो गया। अपकेंद्रीय बल की कमी के कारण न तो ये बाहर निकला हुआ पदार्थ इसमें वापस आ चुका और गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कमी के कारण ये वाला पदार्थ इसमें भी नहीं मिल पाया और अलग अलग भागों में विभाजित होकर इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। मध्य वाला भाग में पदार्थों की संख्या अधिक होने के कारण जो ग्रह बना वह सबसे बड़े आकार में है, जो कि बृहस्पति वर्तमान में है और इनमें से पृथ्वी भी एक है। और वर्तमान में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं वह एक सौर मंडल के रूप में विकसित होते हैं और उसी सौर मंडल में पृथ्वी भी एक ग्रह है। इस प्रकार से इन्होंने दो तारों से मिलकर के पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति एक समान रूप में बताया। ठीक है, तो जेम्स जीन्स व बेथरे का ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत इसी प्रकार से दो तारों से मिलकर के होने को बताता है और इस प्रकार के ये डायग्राम से समझते हुए इसको अच्छी तरह से समझते हुए और आप नोट कर लेना। आने वाले परीक्षाओं में इस प्रकार से अगर आ जाए तो इसको अच्छी तरह से समझते हुए अपने लैंग्वेज में डायग्राम सहित बना देना है और अच्छे नंबर आने की संभावना। लिखने से ज़्यादा समझने पर ध्यान देना। जितना समझ करके लिखोगे अपनी लैंग्वेज में उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन रोजाना एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे इसी मंच से और आप भी इसमें बने रहे, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें, क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल बने रहें और इसको समझते हुए पढ़ते रहें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोजाना एक क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से समझाता रहूँगा और बोर्ड पर समझाता रहूँगा। ठीक है, कोई भी चीज़ समझने में नहीं है आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।